नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत का शिक्षण शास्त्र और आज हम अपने दोहरान कार्य के अंतर्गत इकाई 2 का श्रव्य दृश्य संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के महत्व की चर्चा हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग श्रव्य दृश्य साधनों का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जान चुके। आइए हम लोग महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। संप्रेक्षण के नए माध्यम है। देखिए, संस्कृत जब शिक्षण कराया जाए, संस्कृत पढ़ाया जाता है, तब उसके अंतर्गत इन संसाधनों का उपयोग संप्रेक्षण के नए माध्यम से किया जाता है। कि जैसे कि हम लोग एक तो किताब लेकर पाठ को पढ़ाते हैं, वही विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य साधन, प्रोजेक्टर है, स्लाइड हेड प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड्स है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के चलचित्र है, फिल्म वगैरह है, उसके माध्यम से हम लोग शिक्षण करवा सकते हैं। दोनों में फ़र्क है। जो किताबी शिक्षण है उसकी अपेक्षा जो श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग किया जाता है वो संसाधन नए महत्वपूर्ण रखते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम इन श्रव्य दृश्य साधनों का महत्व समझते हैं। तो ये नए साधनों के माध्यम है और संस्कृत शिक्षण में महत्व रखते हैं। फिर है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित और विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित और केंद्रित करते हैं। जो नई ये श्रव्य दृश्य साधन है, नई तकनीक के रूप में हम उपयोग में लेते हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थी है वो विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। क्योंकि जो इनके माध्यम से जो शिक्षण होता है वो प्रभावपूर्ण और रुचिकर होता है। उसी के माध्यम से जो विषय वस्तु है वो बहुत ही प्रभावी रहती है और विद्यार्थी है विषय वस्तु से अपना ध्यान हटा ही नहीं पाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी जो नई चीज़ें हैं, वर्तमान जो टेक्निक की बात करें हम, एक तो हम लोग केवल उसका उपयोग देखते हैं और एक हम लोग उसका उपयोग खुद करते हैं। तो दोनों में अंतर होता है। जब उपयोग किया जाता है नई चीज़ों का तो हमारे लिए नई होती है और प्रभावी रहती है। वही दृश्य श्रव्य साधन है वो विषय वस्तु की और विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने या केंद्रित करने के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। फिर है सूचना देने में सहायक। सूचना देने में सहायक इन दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हम लोग ग्रहण भी कर सकते हैं और बांट भी सकते हैं। जैसे कि कोई भी शिक्षण की नई प्रक्रिया आई है कि शिक्षण को इस प्रकार से करवाया जाए तो प्रभावपूर्ण रहेगा, मतलब कि कोई भी टॉपिक है उसको समझाने के लिए कोई नया तरीका आया है, वो तरीका इस श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं घर बैठे। क्योंकि ये श्रव्य दृश्य साधन है वो इंटरनेट से भी जुड़े होते हैं। ये इंटरनेट के माध्यम से भी हम लोग इनको जोड़ सकते हैं। तो विषय वस्तु सीधी विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। तो यहाँ पर सूचना देने में भी ये सहायक होते हैं। फिर है मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं। अध्यापक जब श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से जो शिक्षण कार्य करवाता है तो वहां पर अध्यापक केवल स्वयं पढ़ाकर विद्यार्थियों को केवल एक दर्शक की भांति नहीं रखता है, वहां पर विद्यार्थियों की भी भूमिका रहती है। वो भी सक्रिय रहकर शिक्षण के अंतर्गत अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो यहाँ पर दिखती बात है, जब श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से विद्यार्थियों से प्रश्न किए जाएंगे, उनकी सहभागिता ली जाएगी, तो वो मानसिक रूप से तैयार रहेंगे उत्तर देने के लिए। प्रक्रिया जो क्रियाएं करवाई जा रही है उसके लिए, या फिर हम कहें कि शारीरिक क्रियाओं की बात करें तो शरीर के हाथों का संचालन, खड़ा होना, बैठना, ये सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत होती है। तो विद्यार्थी है वो वहाँ पर ये कहें कि मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों रूप से प्रेजेंट रहते हैं और इन श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से ये क्रियाएं उनकी उत्तेजित होती रहती है। फिर है समय की बचत तथा
प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाते हैं। जो हम लोग कहें कि केवल किताब से पढ़ाना, एक पाठ योजना तैयार करते हुए विद्यार्थियों को पढ़ाना, वही टीचिंग एडों के माध्यम से पढ़ाना, और दूसरी बात हम श्रव्य दृश्य साधनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूर्व श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से हमें कोई लिखित रूप में सामग्री तैयार नहीं करनी, केवल श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करते हुए हमें शिक्षण कार्य पूरा करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक समय की बचत भी देखी जाती है, क्योंकि जो शिक्षण पूरी प्रक्रिया है वो हमारी समय पर आधारित प्रक्रिया होती है, और इसके बाद जो ज्ञान विद्यार्थियों को प्राप्त होता है वो स्थायी होता है, क्योंकि सारा ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से चित्रों के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, दृश्य साधनों के अंतर्गत दिखाते हुए, सुनकर, सभी माध्यम से उनके पास जो ज्ञान पहुंच रहा है वो विद्यार्थियों के अंतर्गत स्थायी रूप लेने वाला ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से ये समय की बचत का स्थायी ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उपयोगी है, यहाँ महत्व रखते हैं। फिर है प्रभावी प्रस्तुतिकरण और अभ्यास में सहायक। श्रव्य दृश्य माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण होता है वो प्रभावी होता है, नई चीज है, विद्यार्थी जब उसको देखते हैं तो उनकी ओर आकर्षित होते हैं, और अध्यापक है वो भी, क्योंकि नई चीज है उसको समझेगा तब विद्यार्थियों के समक्ष वो प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार से जो अध्यापक है वो पूर्व तैयारी से और एक प्रभावी शिक्षण हेतु तैयार रहता है। दूसरी बात है अभ्यास में सहायक। पाठ योजना पूरी पढ़ाने की बजाय यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से, ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको रिप्ले किया जाता है। रिप्ले यानी कि अगर अभ्यास की आवश्यकता है तो विद्यार्थियों से ये अभ्यास के लिए भी सहायक है। अब दोबारा सिखाना करना इसकी अपेक्षा जब इन श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से उसे वापस प्ले करके विद्यार्थियों को बताया जाता है तो वे उस चीज का अभ्यास भी कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर समय की बचत को देखते हुए यहाँ पर अभ्यास कार्य भी बहुत ही कम समय में हो जाता है। फिर है शिक्षण में विविधता के लिए सहायक। शिक्षण में विविधता के लिए सहायक। इन संसाधनों के माध्यम से जो अध्यापक है विभिन्न प्रकार के शिक्षण जो प्रक्रिया उसे करवानी है उसके लिए वो अलग अलग तरीकों को अपनाता है, और ये तरीके विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शिक्षण के लिए सहायक होते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि श्रव्य दृश्य साधन है वो विविधता को लिए हुए होते हैं, विविध प्रकार के होते हैं। उसकी बात हम लोग करेंगे किस प्रकार के होते हैं। तो विविधता के लिए सहायक मतलब कि विद्यार्थियों को जो ज्ञान मिल रहा है वो अलग अलग प्रकार से दिया जा रहा है, तो वो ज्ञान लेने में भी उन्हें रुचि उत्पन्न हो रही है। हम लोग एक ही प्रक्रिया से पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को जो समझ है वो कम विकसित होती है। वो समझते तो है, ऐसा नहीं कि कक्षा में बैठे तो समझेगी नहीं, लेकिन वो वहाँ पर उनकी जो अटेंशन की स्थिति है वो हम नहीं पा सकते। लेकिन श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से शिक्षण में विविधता होती है और विद्यार्थियों का ध्यान है वो वही विषय वस्तु पर टिका रहता है, यानी विविधता के कारण ये महत्व रखते हैं। फिर है जिज्ञासा जागृत करने में सहायक। अगला बिंदु है जिज्ञासा जागृत करने में सहायक। अगर हम दूसरी बात करें तो विद्यार्थियों की जो अंतर्गत जो छिपी हुई जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, उसको जागृत करने में ये सहायक होते हैं। क्योंकि जब नई तकनीक का उपयोग अध्यापक करता है तो विद्यार्थी विविध प्रकार के प्रश्न करते हैं। प्रश्नों के माध्यम से उनके अंतर्गत तर्क वितर्क की भावना जागृत होती है और आपस में वो विचार विमर्श भी करते हैं उस बिंदु को लेकर। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो उनमें जिज्ञासा छिपी होती है, विद्यार्थी है वो बहुत ही इच्छुक होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जो अध्यापक है वही उनकी इच्छा है, उनके अंतर्गत जो इच्छा है उसको निकालने का कार्य वो अध्यापक ही कर सकता है। और श्रव्य दृष्टि साधन है वो आज ये महत्व रख रहे हैं कि विद्यार्थियों में जो छिपी हुई जिज्ञासा है उनको बाहर निकाला जाए और उन्हें जो ज्ञान प्रदान किया जाए वो स्थायी ज्ञान हो, और आगे भी वो इन ज्ञान को किस प्रकार समझा जा सकता है, ये सारी चीजें हम श्रव्य दृष्टि साधनों के महत्व के रूप में देख सकते हैं। अब एक बार हम लोग इसके प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रकार।
तो ये 3 प्रकार के होते हैं, केवल हम लोग बात करेंगे, फिर इसके अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के होते हैं उनकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। श्रव्य, दूसरा दृश्य, और तीसरा है श्रव्य दृश्य। समझेंगे? श्रव्य के अंतर्गत ऐसे संसाधन जिनको सुनकर शिक्षण कार्य करवाया जाए, ऐसे सभी साधनों का प्रयोग जिन्हें केवल सुना जा सकता है। दृश्य साधन ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग केवल देखकर अध्यापक ऐसे दृश्यों का प्रयोग करता है जिन्हें केवल देखा जा सकता है और शिक्षण को प्रभावी बनाने का कार्य करता है। और श्रव्य दृश्य साधन ऐसे जिन्हें सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है, ऐसे संसाधनों की बात की जा रही है। तो श्रव्य दृश्य साधनों के अंतर्गत पहला है, श्रव्य में देखेंगे, पहला है रेडियो। सभी जानते हैं रेडियो के बारे में, सुना तो होगा ही कि रेडियो होता क्या है। तो रेडियो के माध्यम से जो विषय सामग्री है उसको विद्यार्थियों तक श्रवण के माध्यम से पहुंचाया जाता है। फिर है ग्रामोफोन, ग्रामोफोन के माध्यम से भी जो शिक्षण सामग्री है उसको केवल सुना जा सकता है। फिर है लिग्वाफोन, लिग्वाफोन। फिर है टैप रिकॉर्डर। ये है श्रव्य साधन। फिर है दृश्य, तो श्यामपट जो कि प्राथमिक उपकरण के अंतर्गत हम इसका उपयोग करते हैं। फिर है प्रत्यक्ष वस्तुएं, दृश्य में प्रत्यक्ष वस्तुएं। फिर है चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, चार्ट, मूर्तियां, प्रतिरूप, इसके अलावा प्रतिरूप। फिर है ग्लोब और स्लाइड्स। ठीक है, ये है दृश्य। अब श्रव्य दृश्य में नाटक, चलचित्र, टेलीविजन और वीडियो, ये है श्रव्य दृश्य साधन। ये प्रकार है, इनकी विस्तार से चर्चा हम लोग अपनी जो आगामी अलग अलग, क्योंकि इनको अलग अलग से पढ़ना होगा, क्योंकि इन सब का पर्टिकुलर हमें रेडियो का प्रयोग संस्कृत शिक्षा में किस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक, तो इनकी चर्चा हम लोग आगामी कक्षा में करेंगे। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। गृहकारी प्रश्न लिखे, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के महत्व को बताते हुए इनके प्रकारों के नाम लिखें। ठीक है, तो आपको केवल नाम लिखने हैं प्रकारों के, आगे भी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलते 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंस जो सरकार द्वारा बताएगी सामाजिक दूरी है उसका पालन जरूर करें। और सबसे जरूरी बात कि आवश्यक हो तभी घर से आप लोग बाहर निकलें। अंत में सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।